वंदना के पति अरुण का तबादला कानपुर हो गया है। अगले सप्ताह वे लोग कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। ये खबर सविता को अपनी पड़ोसन आंचल से मिली। विदाई पार्टी देने के लिए तुम वंदना को अपने घर आमंत्रित करोगी? मुस्कुराती हुई आंचल ने सविता को जानबूझकर छेड़ा। उसे पार्टी देगा मेरा ठेंगा। सविता एकदम चिढ़ उठी। 2 साल पहले तक तुम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। अब वो मुझे फूटी आंख नहीं भाती। उसके आने की बात सुनकर मेरे कलेजे में बहुत ठंडक पड़ी है। अपने पति के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर उसने तुम्हें बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके लिए आज तक माफ़ नहीं किया तुमने उसे। ऐसा गलत और गंदा आरोप क्या कभी कोई भुला सकता है? बहुत बार कोशिश की उसने फिर से मेरे साथ दोस्ती करने की, पर मैंने ही उसे घास नहीं डाली। सविता की आंखों से नफरत और गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी। सविता को थोड़ा और भड़काकर आंचल ने उसके मुंह से कुछ अन्य चटपटी बातें वंदना के खिलाफ उगलवाईं और फिर उन्हें अपनी सहेलियों के बीच बताने को विदा हो गई। आंचल के जाने के बाद सविता के मन में उसकी उस दिन की कड़वी यादें उभरी, जिस दिन वंदना ने उसे उसकी सहेलियों के बीच बदनाम व अपमानित करने की कोशिश की थी। उस दिन सविता के घर आंचल, नीलम और निशा वही थी। सविता का मूड शुरू से खराब था। उसने न चाय पी न कुछ खाया। कल शाम तुम मेरे घर किस लिए आई थी? वंदना के बोलने का लहजा झगड़ा शुरू करने का इरादा साफ दिख रहा था। तुमसे यूं ही मिलने आई थी, लेकिन इतने अजीब ढंग से ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? सविता नाराज उठी। मुझे आए आधा घंटा हो गया है, मगर अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर आई थी? क्या ऐसा कहना जरूरी है? मेरे सवाल का जवाब दो सविता। मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। भूल गई या इस बात को छुपाना चाह रही हो? वंदना ने चुपते लहजे में पूछा। मैं मामूली सी तुम्हारे घर जाने की बात भला क्यों छुपाना चाहूँगी? गुस्साई सविता की आवाज़ ऊंची हो गई। अपनी गंदी हरकतों पर कौन पर्दा नहीं डालना चाहता? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अरुण पर डोरी डाल रही हो। कल शाम खिड़की से मैंने तुम्हें अरुण के गले लगते अपनी आंखों से देखा। अपनी सहेली के साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वंदना ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा झूठा आरोप मुझ पर मत लगाओ। सविता और ज़्यादा जोर से चिल्लाई। जो मेरी आंखों ने देखा वो झूठ नहीं है। खबरदार, जो तुम कभी मेरे घर मेरे पीठ पीछे आ गई या अरुण से अकेले में मिलने की कोशिश की, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। सुना तुमने? प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा वंदना ने, फिर गुस्से से पैर पटकती हुई उसके घर से चली गई थी। उसके जाने के बाद सविता खूब रोई। उसे पता था कि उसकी सहेलियां इस घटना को चटकारे ले लेकर पूरी कॉलोनी में फैला देंगी। अपनी छवि के खराब हो जाने की कल्पना ने उसके आंसुओं को कई दिन तक थमने नहीं दिया था। इस घटना से 3 दिन पहले सविता का सोने का हार चोरी हो गया था। चोर कौन था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर अपनी सहेलियों के बीच वंदना को नीचा दिखाने के लिए उस दिन उसने चोरी का इल्ज़ाम वंदना के मत्थे मढ़ दिया। इतनी चालाक और काहियाँ औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सविता ने आंखों में आंसू भर आहत भाव से कहा था। आज की उसकी जलील हरकत देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया है कि मेरा हार वंदना ने ही चुराया है। अब झूठा लांछन लाकर मुझसे लड़ रही है। मुझसे संबंध तोड़कर बार बार मेरे सामने शर्मिंदा होने के झंझट से मुक्ति पा गई। चोटी। कुछ देर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सहेलियां विदा हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना की जानकारी पूरी कॉलोनी को हो गई। सविता ने वंदना को आज तक कभी दिल से माफ़ नहीं किया। यूँ कुछ महीनों बाद उनके बीच
औपचारिक सा वार्तालाप हो जाता, लेकिन ना उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और ना ही कभी दोस्ती के संबंध में फिर से कायम हुए। अगली शाम सविता का वंदना से आमना सामना बाजार में हुआ। तब तक सविता अपनी 10 सहेलियों के घरों में जाकर हार चोरी हो जाने व अपनी झूठी बदनामी वाली बातों की चर्चा कर रही थी। वंदना की बुराई करने व अपनी सहेलियों की सहानुभूति पाने में उसे अब भी अजीब सा सुख व शांति मिलती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा कम ही हुआ था कि वो कॉलोनी में किसी से मिली हो और उन दोनों घटनाओं की चर्चा कर वंदना को भला बुरा न कहा हो। सुना है अगले सप्ताह कानपुर जा रही हो? सविता ने जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराकर वंदना से पूछा। अरुण का तबादला हो गया, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। वंदना भी बेचैन नजर आ रही थी। नई जगह जाकर नई सहेलियां बनाना अच्छी बात ही है। नए को पुराना होते और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। वंदना कुछ उदास सी होकर बोली, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से नहीं। सविता चुप न रह सकी। अरे अब छोड़ो भी ऐसी बातों, मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। वंदना ने हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कल रात को तुम सब घर आ जाओ ना। अचानक यूँ आमंत्रित करके सविता खुद भी हैरान हुई। कल तो आंचल ने बुलाया गुड बाय कहने के लिए। मैं वैसे तुम्हारे यहाँ आऊँगी जरूर। अब चलती हूँ। वंदना इस अंदाज में अपने घर की तरफ चली मानो आगे कुछ कहने में उसे बहुत कठिनाई होती। इस मुलाकात ने सविता की सोच और यादों की धारा को मोड़ दिया। वंदना के साथ झगड़ने से पहले के समय की बात, बहुत सी मुख्य घटनाएं उसके जहन में घूमने लगी। अपने बेटे राहुल के होने के समय वो 3 दिन तक नर्सिंग होम में रही थी। तब और बाद में भी उसकी घर गृहस्थी संभालने में वंदना ने पूरा योगदान दिया था। सप्ताह में 3-4 बार वो एक दूसरे के हाथ जरूर खाना खाते। कई बार पिकनिक मनाने व फिल्में देखने साथ ही गए। जन्मदिन और शादी की वर्षगांठ जैसे समारोह में बिल्कुल अपनों की तरह शामिल होते। वंदना को अपने ससुराल वालों की नियमित रूप से आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। इस कारण उसका हाथ कभी कभी बहुत तंग हो जाता। ऐसे मौके पर 5-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उसकी कई बार सविता ने की थी। एक समय सविता को लगता था कि उसने वंदना के रूप में बहुत अच्छी सहेली पाली थी। फिर एक ही झटके में उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। सविता के दिल में वंदना के प्रति नफरत भी उतनी ही गहरी बनी जितना गहरा कभी प्यार होता था। उसे बदनाम करने या उसका काम बिगाड़ने का कोई मौका सविता कभी नहीं चूकी। वंदना की आंखों में भी वो अपने प्रति सदा नाराजगी व नफरत के भाव पाती। झगड़े के बाद एक दूसरे से सिर्फ नमस्ते शुरू करने में उन्हें 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा। उनकी सहेलियों ने उनके बीच मनमुटाव बनाए रखने में पूरा योगदान दिया। वो एक के मुंह से दूसरे के खिलाफ निकली बातों को नमक मिर्च लगाकर इधर से उधर पहुंचाती। इन्हीं औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वो बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे की बुराई करती। वह आमना सामना होने पर सीधे मुंह बात नहीं करती। जैसे जैसे वंदना के जाने का समय नज़दीक आता गया, सविता की बेचैनी व उदासी बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वंदना जा रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो बहुत पहले उससे दोस्ती का संबंध तोड़ डाला था। किसी भी परिचित महिला के सामने अब भी वो बड़ी बेरुखी से कहती, लेकिन उसके दिल की इच्छा कुछ और थी। झगड़ा होने के बाद से अब तक वंदना का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। अब वो उसकी जिंदगी से निकलकर बहुत दूर जा रही थी।
इस बात से खुशी या राहत महसूस करने के बजाय वो अजीब सी बेचैनी, चिढ़ और गुस्सा महसूस कर रही थी। खुद को वंदना के हाथों ठगा गया सा महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और वंदना उससे ना मिलने आई और ना ही किसी और जगह दोनों का आमना सामना हुआ। सविता ने कई बार सोचा कि वो खुद वंदना के घर चली जाए, लेकिन हर बार मन ने उसके कदम रोक ली। उसका आंतरिक तनाव उसकी शांत रहने की हर कोशिश को विफल कर बढ़ता गया। वंदना को जिस रात गाड़ी पकड़नी थी, उस दिन दोपहर को वो सविता से मिलने अकेली आई। आखिर मुझसे मिलने आने की तुमने फुर्सत निकाल ही ली। शिकायत करने से सविता खुद को रोक नहीं पाई। पैकिंग का काम निपटने में ही नहीं आ रहा था। वंदना मुस्कुराई। अभी कुछ नहीं है, पहले वो सब सुन लो जो मैं तुमसे आज कहने आई हूँ। वंदना के मुंह से शब्द फंसे फंसे से अंदाज में निकले। तुमसे बहुत कुछ कहने की इच्छा मेरे मन में भी है वंदना। सविता भावुक उठी। पहले मैं कहूँ? कहो। आज के बाद न जाने कब मिलूंगी। अतीत में जिन गलतियों और भूलों के कारण मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उन सब के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ मैं। वंदना का गला रुक गया। सविता की आंखों में आंसू छलक आए। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को न जाने किसकी नज़र लग गई। पिछले 2 सालों में हमारे दिलों के बीच कितनी दूरियां हो गई। वो जो तुम्हारा हार चोरी हो गया, उसे चुराने का झूठा इल्ज़ाम मैंने गुस्से में आकर तुम पर लगाया था। उस दिन मैं अपने आपे में नहीं थी। उस गंदे झूठ के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम्हारा आरोप सच था सविता। हार मैंने ही चुराया था। अपना पर्स खोलकर 2 साल पहले चोरी किया हार वंदना ने सविता को पकड़ा दिया। लेकिन उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुमने हार की चोरी क्यों की थी? सविता गहरी उलझन का शिकार बन गई। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तुम्हारे पति से मेरे गलत संबंध है ऐसा सोचकर ही तुमने मुझे चोट और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना? हाँ, लेकिन तुम्हारा वैसा सोचना गलत था। सविता की आवाज़ में गहन पीड़ा के भाव उभरे। तुमने मुझे अरुण के गले से लगे हुए खिड़की से देखा होगा, लेकिन उसमें मेरा दोष नहीं था। मैं जानती हूँ इस बात को। गहरी सांस छोड़ती हुई वंदना बोली। तुम जानती हो? सविता हैरान उठी। लेकिन उस दिन तो मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में आदमी कुछ का कुछ कह जाता है। मैं अरुण की दिलफेंक आदत से परिचित हूँ। पता नहीं सुंदर औरतों के पीछे जीभ निकाल कर घूमने की उसकी आदत कब और कैसे छूटे। मेरे खुलकर उसके साथ हंसने बोलने का अरुण ने गलत मतलब लगाया। शायद बहुत ज़्यादा खुला व्यवहार करके मैंने ही उसे शह दी, और मैं चाहकर भी तुम्हें आगाह नहीं कर सकी कि अरुण से कुछ दूरी बनाए रखना। अपने पति की कमजोरी बताकर तुम्हारे सामने मैं छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। बस तुम्हें उसके साथ खुलकर हंसना बोलता देखकर मन ही मन किलसती रही। दोषी अरुण है, ये अच्छी तरह समझते हुए भी इसी कुढ़न के कारण तुम्हें 4 औरतों के सामने बेकार का अपमानित कर गई। वंदना अचानक ही हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। सविता वंदना के पास जाकर बैठी और उसकी पीठ पर से थपथपाते हुए दुखी लहजे में बोली, मुझे भी अपने खुले व्यवहार पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हारे दिल की चिंता, तनाव और ईर्ष्या को पढ़ने की संवेदनशीलता मुझ में होनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे जरा सा भी इशारा कर देती तो अरुण को मैं किसी भ्रम का शिकार कभी नहीं होने देती।
अपनी मूर्खता और नादानी के कारण मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त को खो दिया। कहते कहते वंदना सविता के गले लगकर रोने लगी। समझदार मैं भी नहीं निकली। अपनी दोस्ती की ढेर सारी अच्छी यादों को नज़रअंदाज कर बस एक घटना के कारण तुम्हारे प्रति गुस्से और नफरत से भरकर कितनी दूर हो गई तुमसे। मुझे बहुत अफसोस है कि जैसे हम आज सामने आमने बैठकर अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह रहे हैं, ऐसा हमने पहले क्यों नहीं किया। जिंदगी के पिछले 2 सालों में प्यार व दोस्ती का आनंद उठाने के बजाय नफरत और गुस्से की आग में सुलगते रहने का मुझे भी बेहद अफसोस है। वंदना को छाती से लगा सविता की हिचकियाँ लेकर रोने लगी। करीब घंटा भर और बैठकर वंदना चली गई। आपस में गले मिलते हुए दोनों ही बहुत उदास और थकी हारी सी नजर आ रही थी। कॉलोनी की औरतों को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे से पक्की दुश्मनी रखने वाली वंदना और सविता अंतिम विदाई के क्षणों में खूब रोई। पिछले 2 सालों से नफरत उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय कर रही थी। अब तबादले के कारण वो नफरत समाप्त हो गई। भीतर का खालीपन और 2 साल तक प्यार व दोस्ती से वंचित रहने का अफसोस उन्हें इतना ज़्यादा रुला रहा है। ये बात वहाँ उपस्थित कॉलोनी की औरतें नहीं समझ सकती, क्योंकि उन दोनों सहेलियों में इतना अगाध प्रेम था, इतनी अच्छी दोस्ती थी कि इतनी नफरत, इतनी लड़ाई होने के बावजूद अंत में वो दोनों मिल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिए। कल मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।